Hello, my dear friends and viewer. Welcome in my YouTube channel English Mentor VK सर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है अबाउट द टेंस। हालांकि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि उस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट पड़ा हुआ है, जो कि हमको मतलब हम वहीं से स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन हमको लगा कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दे दी जाए, जो कि हमें एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच में जो इंटरलिंक होता है उसके बारे में हमको नहीं पता होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कुछ लोगों को ट्रांसलेशन एंड टेंस तक ही पता होता है। हम जानते हैं कि हम आप लोगों में से कुछ लोग केवल ट्रांसलेशन एंड टेंस के बारे में सुना होगा, और वो लोग सोचते होंगे कि अगर ट्रांसलेशन और टेंस ही आ जाए तो हमको पूरी ग्रामर आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच में भी कुछ पता होगा, मतलब ट्रांसलेशन और पार्ट ऑफ स्पीच का भी पता होगा। और कुछ लोगों को अ, इसमें पता होगा वेरियस रूल्स ऑफ टेंस में, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में भी कुछ लोग सुने होंगे। कुछ लोग जानते होंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में, तो खैर बहुत कम लोग जानते होंगे। जैसे रूल्स रिगार्डिंग डिटर्मिनर्स जो होते हैं, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इनके बारे में कुछ लोग सुने होंगे या मतलब जानते होंगे अधिकतर लोग। मॉडल्स के बारे में कुछ लोग जानते होंगे, जैसे रिपोर्टेड स्पीच एंड वॉइस में, जैसे रिपोर्टेड स्पीच यानी जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है, और वॉइस जिसमें एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है, इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन जैसे रहा सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस में, जिसे हम क्लॉज के बारे में पढ़ते हैं, तो क्लॉज के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। और जैसे कि और उसी में हम आगे सिंथेसिस का भी पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कंपाउंड सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और मिक्स्ड सेंटेंसों की बात करते हैं। ये हमारा होता है ग्रामर का पोर्शन, जिसमें हम टेंस पढ़ते हैं। इस ग्रामर के एक पार्ट में हम टेंस पढ़ेंगे, जो कि लगभग ये हमने प्रयास किया है पूरा कि ट्रांसलेशन से संबंधित और टेंस से संबंधित हमारी एक दूसरे के बीच में किस तरह से इंटरलिंक इसमें है, हम आपको इस क्लास में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम कुछ लोग जैसे अभी बताए हैं कि इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन इसके बीच में इंटरलिंक क्या है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जिनको ये नहीं आता है तो हम उनको इसके बारे में, हालांकि ये एक क्लास में संभव नहीं है कि हम इस एक क्लास में इसको पूरा बता दें, लेकिन फिर भी एक तरह से झलक यानी झरोखा दर्शन के रूप में हम आप लोगों को इसके बारे में आज इससे अवगत कराएंगे। और दोस्तों, अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग वीडियो को पॉज कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, तो प्लीज़ डोंट पॉज एंड स्किप। अगर आप स्किप करेंगे या वीडियो को पॉज कर देंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। इसलिए आपको अगर समझना है तो आपको पूरा कंटेंट देखना पड़ेगा। हमारी नहीं, किसी की भी क्लास देखिए तो आप सबसे पहले ये मान के चलिए कि हमको ये क्लास देखनी है, उसके बाद आप ये निर्णय कर सकते हो कि क्लास अच्छी है या नहीं अच्छी है। हालांकि हम पूरा प्रयास करेंगे आपको आज समझाने का। इसमें जैसे सबसे पहले तो अपनी जर्नी की शुरुआत करूं उससे पहले एक दोस्तों छोटी एक और रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट आपका इम्पोर्टेंट है, जो छूटने ना पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन एंड टेंस की। तो ट्रांसलेशन एंड टेंस में टेंस की बात करें उससे पहले हम ट्रांसलेशन के बारे में जान लें कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो दोस्तों, ट्रांसलेशन का अर्थ होता है कि
जब हम किसी एक भाषा को दूसरे भाषा में रूपांतरित करते हैं, ये रूपांतरण करने की क्रिया को ही हम ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यानी ये रूपांतरित करने की क्रिया है। ये रूपांतरित करने की क्रिया है। और अब हम इसमें, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, और हमारी, जैसे कि हमारी आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती, मराठी भी हो सकती, कन्नड़ भी हो सकती। तो अगर हमको अपनी सुविधा के अनुसार अगर किसी दूसरी भाषा को समझना होता है, तो हम अपनी भाषा में, या तो हम अपनी भाषा को उस वाली भाषा में कन्वर्ट करते, मतलब रूपांतरित करते हैं, और या तो फिर हम उस भाषा को अपनी भाषा में रूपांतरित करके हमको क्या है, अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसी में अगर हम बात करें टेंस की, तो दोस्तों टेंस की बात करें तो उससे पहले हम इसके ओरिजिन ऑफ टेंस की मतलब ओरिजिन मतलब उत्पत्ति या उद्भव की बात कर लें। तो इसका जो उद्भव है, लैटिन भाषा के रूप, लैटिन भाषा के टेम्पस से हुआ है इसका उद्भव। टेम्पस, टेम्पस से हुआ है। टेम्पस एक लैटिन भाषा का रूट वर्ड है। रूट वर्ड मतलब होता है जिससे हमारी क्रियाएं बनती हैं, वर्ब बनती हैं, तो हम उसको रूट वर्ड पर कहते हैं। जैसे कि जो लोग वर्ड पावर वगैरह जो पढ़े होंगे, उनको पता होगा कि रूट वर्ड क्या होते हैं। तो इसे टेम्पस भी जो है, ये लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका मतलब समय से होता है, यानी टाइम से होता है। जब यहाँ तक हम देखते हैं कि टेंस से टेम्पस शब्द से बना है और जिसका मतलब समय से होता है, तो हमारे अंदर एक क्वेश्चन आता है कि क्या टेंस और टाइम एक ही है? ऐसी सिचुएशन में, जैसे कि कुछ हद तक हमको जैसे कि ऐसा लगता है कि टेंस और टाइम एक जैसे होते हैं। जैसे अगर हम वाक्य लें, वह पात्र लिखता है, लिखता है, और इसी में हम दूसरा वाक्य लें, वह पात्र लिखा था। और इसी में हम तीसरा वाक्य लें, वह एक पत्र लिखेगा। तीन वाक्य हैं। जैसे कि हम टेंस का मतलब होता है काल, काल का मतलब वही समय से होता है। और हम काल कितने होते हैं, तीन प्रकार से होते हैं। या तो प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट मतलब भूत, और फ्यूचर मतलब भविष्य। ये हमारे तीन काल होते हैं। तो अगर हमारा टाइम और टेंस एक जैसा क्यों कहाँ पर लगता है, जब वर्तमान वाली बातें वर्तमान में करते हैं, पास्ट वाली बातें पास्ट में करते हैं, और फ्यूचर वाली बातें फ्यूचर को संकेत करते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल देखें, ये एग्जाम्पल हमारे सामने है। वह पत्र लिखता है यानी वर्तमान में कार्य करता है, तो हम क्या बनाएंगे, ही राइट्स अ लेटर। और इसी को अगर हम लिखें, वह पत्र लिखा था, तो ही wrote a letter, क्योंकि यह हमारा पास्ट है। और फ्यूचर की बात, वह एक पत्र लिखेगा यानी फ्यूचर में करेगा, तो फ्यूचर को बनाने के लिए क्या है, ही विल
राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। तो यहाँ तक तो हमको लगता है कि टाइम और टेंस एक ही है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। ये केवल दिखता है, लेकिन टाइम और टेंस एक नहीं होते हैं। कैसे, अभी हम जानेंगे। आप लोग इतना अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अगर हम बात जैसे ये देखें कि टाइम और टेंस एक क्यों नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, वह कल आ रही है। तो कल लगा है, तो यानी फ्यूचर की बात हुई जाके। तो हम इसको ये नहीं बोलेंगे सी विल कम, कमिंग टुमारो। हम इसको बोलेंगे, क्या बोलते हैं, सी इज कमिंग टुमारो। यानी सी इज कमिंग टुमारो, वह कल आ रही है। ये नहीं बोलते हैं वह कल आएगी। अगर हम पढ़ते कल आएगी, हम ये नहीं बोलते कल आ रही है। तो यानी हम बोल जो रहे हैं, आ तो वो कल रही है, यानी बात तो हम फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन हम उसको वर्तमान में ही प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे मिस्टर शर्मा retires in the month of December। यानी जो मिस्टर शर्मा हैं वो दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। तो अब वो रिटायर कब होंगे, दिसंबर में। बोला कब जा रहा है, वर्तमान में। लेकिन हम इसको फ्यूचर टेंस में नहीं व्यक्त करते हैं। और अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, राधा इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो। राधा इज गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी राधा कल दिल्ली जा रही है। तो जैसे कि अब अगर हम फ्यूचर, इसमें टाइम का डिफरेंस क्या होता है कि वह कल आ रही, ये हम बोल रहे हैं कल आ रही है, लेकिन हम ये नहीं बोलते हैं कल वो आएगी। मिस्टर शर्मा दिसंबर में रिटायर होंगे, मिस्टर शर्मा दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं। राधा कल दिल्ली जा रही है, या ना कि राधा कल दिल्ली जाएगी। तो हम हिंदी में या मतलब बोलचाल भाषा में हम चाहे जिस तरह बोलते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन की क्रिया यही होती है। इससे हम समझ जाते हैं कि टेंस और टाइम एक समान नहीं होते। उम्मीद है कि दोस्तों समझ में आया होगा। जैसे कि अगर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया है तो हम एक प्रयास और करते हैं कि जैसे जो लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो उसमें जो हेडलाइन है, जो भी आर्टिकल पढ़ें या एडिटोरियल पढ़ें, तो जो उसकी हेडलाइन होती है, या तो वो सिंपल प्रेजेंट में होगी या प्रेजेंट इंडिफिनिट में होती है।
तो ऐसा क्यों होता है? अगर हमने गौर किया होगा तो हमको ये मिला होगा कि उसकी जो हेडलाइन होती है वो या तो सिंपल प्रेजेंट में होगी या प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी घटना घटित हुई होती है वो तो फ्यूचर में मतलब वो बीत चुकी होती है, वो पास्ट में चली जाती है, लेकिन राइटर उस घटना को जीवित रखने के लिए, एक जीवांत मर्म देने के लिए उसको वो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो लिखता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि टाइम और टेंस एक नहीं होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे उम्मीद है। हालांकि हम आपको एक परिचय दे रहे हैं, आपको हम इनसे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। अगर समझ में नहीं आता है, हालांकि हम टेंस जब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहाँ से हम थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर आपको एक मोटा मोटा खाका के रूप में बता रहे हैं। उम्मीद दोस्तों इसलिए हम समझ गए होंगे कि जो टेंस होता है वो एक ग्रामेटिकल वर्ड है, और जो टाइम होता है वो एक नेचुरल वर्ड है। यह क्या है? नेचुरल वर्ड है। यानी टाइम एक ग्रामेटिकल वर्ड है और टाइम एक नेचुरल वर्ड है, जो कि हम पीछे समझ लिए हैं। है कि दोस्तों इतना समझ में आया होगा, और इतना नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ तक देख लिया होगा। तब दोस्तों यहीं पर एक हमारी डिफिनीशन बनती है, और वो डिफिनीशन क्या होती है? कि टेंस is that form of a verb which shows not only the time of an action but also the state of an action और इवेंट। यानी टेंस क्रिया का वह रूप है जो कि टाइम ऑफ एक्शन को सिर्फ नहीं दिखाता है, बल्कि वह स्टेट ऑफ एक्शन यानी होने वाली अवस्थाओं में परिवर्तन या घटनाओं को भी बताता है। जैसे कि हम देखें कि पीछे अभी वह पत्र लिखता है, तो ये क्या हो गया? स्टेट ऑफ टाइम ऑफ एक्शन, क्योंकि वह टाइम के अकॉर्डिंग लिख रहा है। लेकिन ये क्या हमारा डेफिनेशन क्या कह रही है कि which shows not only the
टाइम ऑफ एक्शन, क्योंकि वो केवल टाइम ऑफ एक्शन को नहीं दिखाता है, बट ऑल्सो बल्कि वह स्टेट ऑफ एन एक्शन, यानी उसके होने वाली अवस्थाओं में जो परिवर्तन को भी वह दिखाता है। एंड इवेंट आर इवेंट, यानी उसकी घटनाओं में जो घटनाएं या अवस्थाओं में जो भी परिवर्तन होता है या जो भी होता है उसको भी क्या है, बताता है। हम यहाँ तक समझ गए होंगे, और इसी के आगे अगर आप लोग इतना भी नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है? पार्ट ऑफ स्पीच की अगर डेफिनेशन देखें, हालांकि हम पार्ट ऑफ स्पीच में इसको अच्छे से समझेंगे, तो पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब होता है ईच पार्ट ऑफ सेंटेंस divided according to its action, its actions as well as rules. The division is called part of speech। कहने का मतलब है कि जो सेंटेंस का जो प्रत्येक हिस्सा होता है वह किसमें बटा, जिस जो बटा होता है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच में अभी हम जानेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच आते हैं। जो वो आते हैं, हर एक सेंटेंस में एक अपना सब्जेक्ट होता है, एक अपनी वर्ब होती है, एक एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो हम क्या देखते हैं कि टेंस तो इन सब पार्ट ऑफ स्पीचों से मिलकर बना होता है, और जो यही डिवाइडेशन की क्रिया होती है यही क्या कहलाती है, पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है। तो हम समझ गए होंगे कि हर एक टेंस में जो भी जैसे नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, कंजंक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा, ये सब क्या है, इनमें सब बटा होता है। एक वाक्य जो होता है इन सब चीज़ों से मिल के बना होता है, और जब इसको अलग अलग कर दोगे तो यही क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हम समझ गए होंगे, अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। हम इसमें पार्ट ऑफ स्पीच में जानेंगे कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच आती हैं। जैसे नंबर 1, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जैसे हमारी 8 प्रकार की क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच आती हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये हमारी क्या है,
पार्ट ऑफ स्पीच हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच के तहत हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम प्रोनाउन के बारे में जानेंगे, प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, एडजेक्टिव में हम डिग्रियां भी पढ़ेंगे, डिग्री पढ़ेंगे, डिग्री मतलब डिग्री भी जानेंगे इसमें। और वर्ब कौन कौन सी होती हैं, एडवर्ब कौन कौन से होते हैं, प्रीपोजिशन कहाँ कहाँ कौन कौन सी होती, कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं, कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं और इनका मतलब क्या होता है, और इंटरजेक्शन क्या होता है। तो हम ये क्या है, हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हम इनको जानेंगे। जैसे हमसे कोई पूछ ले नाउन कितने प्रकार के हैं, और तो हम बताते हैं नाउन 5 प्रकार से होते हैं। इसी तरह प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, वो भी बताते हैं कि प्रोनाउन भी 10 टाइप से होते हैं। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते, कौन कौन से होते हैं, वो भी हम जानते हैं। वर्ब, जैसे वर्ब आपसे, जैसे पढ़ने का तरीका क्या, मतलब कुछ लोगों को केवल जैसे वर्ब पढ़े तो वर्ब पढ़ लिए कि वर्ब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होती, 2 प्रकार से होती हैं। अब कोई आया और पूछ लिया कि रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब कौन सी होती हैं, तो वो नहीं पता है। फिर पता चला किताब उठाए तो रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं। तब तक कोई आता है तो पूछता है ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब कौन सी होती, तो ट्रांजेक्टिव वर्ब और इंट्रांजेक्टिव वर्ब ढूंढे। तब तक आता है कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती, तो अब पता चला मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब पता कर रहे हैं। फिर पता चला कि ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती हैं। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं। फिर पता चला कि उसमें टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो ये सब मतलब अगर हम एक जगह पर एक चीज को पढ़ेंगे, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जब तक इनके बीच में हम इंटरलिंक नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर इल्यूजन और डाउट दोनों बने रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि मतलब अगर आप एक टॉपिक पढ़ें तो आप इस तरीके से पढ़ें कि उस टॉपिक का इंटरलिंक हमेशा आप जितना आगे बढ़ते चले जाओगे उससे कहीं ना कहीं होता चला जाएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच के तहत हम इन पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि ट्रांसलेशन हम तभी जानेंगे जब टेंस के बारे में जानेंगे, टेंस हम तभी जानेंगे जब उसकी हम पार्ट ऑफ स्पीच जानेंगे। अब हम आगे बात करेंगे वेरियस रूल्स ऑफ टेंस। तो वेरियस रूल्स ऑफ टेंस में आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वेरिएशन रूल्स ऑफ टेंस का मतलब है कि हम उसमें क्या जानेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सीक्वेंस ऑफ टेंस, रूल्स रिगार्डिंग डिटर्मिनर, आर्टिकल, एडजेक्टिव वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब जानेंगे, मॉडल्स जानेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जानेंगे, और वॉइस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सब्जेक्ट एग्रीमेंट के बारे में। तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट का मतलब ही होता है कि इसमें हमको देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, एक वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। एक एग्रीमेंट होता है, वो कैसा एग्रीमेंट होता है, इसमें हम जाने, इसमें हमको जानने को मिलता है कि यदि सब्जेक्ट
सिंगुलर होगा तो होगा तो उसकी क्रिया भी सिंगुलर होगी, यानी उसकी वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यानी इसमें एक एग्रीमेंट होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसकी क्रिया सिंगुलर आएगी, यदि उसका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसकी क्रिया भी प्लूरल आएगा। यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी क्रिया का निर्धारण होगा वो हम किस में सीखते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सीखते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, ही इज अ गुड बॉय, ये हमारे आगे एग्जाम्पल है। ही इज अ गुड बॉय। अब इसी को अगर हम बना दें, ही एम अ गुड बॉय, तो ये टेंस कैसे हो सही होगा? क्योंकि हमको ये एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये बताता है कि ही एक थर्ड पर्सन थर्ड जेंडर का प्रोनाउन है और इसके साथ हमेशा क्रिया सिंगुलर आती है। और सिंगुलर क्या है? इज होगा। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होगा, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। और हम ये भी नहीं कर सकते कि ही आर आ गुड बॉय, क्योंकि आर का प्रयोग हम ही के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं आर का प्रयोग हम प्लूरल नंबर के नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं। तो ये चीज हमको कौन बताता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है। ये हमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताता है। तो हम समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम एक किस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट होता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसकी क्रिया भी सिंगुलर आएगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ भी क्रिया प्लूरल आएगी। दोस्तों, इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम सिंटैक्स भी बोलते हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है, इसको सिंटैक्स क्यों बोलते हैं? सिंटैक्स का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, इसलिए इसको हम सिंटैक्स के नाम से भी ग्रामेटिकल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि दोस्तों यहाँ तक हम समझ गए होंगे कि सिंटैक्स यानी स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, या इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। और किस लिए बोलते हैं? इसमें हम ये हमको बताता है कि किस कर्ता के साथ किस क्रिया का प्रयोग होगा और किस कर्ता के साथ किस क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। दोस्तों, अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए। फिर हम जानेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस। हालांकि हम सीक्वेंस ऑफ टेंस को बाद में पढ़ेंगे, पहले रूल्स रिगार्डिंग डिटर्मिनर्स की बात कर लें। रूल्स रिगार्डिंग का मतलब है दोस्तों जो रूल से संबंधित, जो रूल्स के नियम मतलब अपने नियमों का अनुपालन करते हों या अप्लाई करते हों। तो ऐसे क्या है, रूल्स रिगार्डिंग, जिसे हम डिटर्मिनर्स का भी प्रयोग एक रूल्स के अनुसार करेंगे कि डिटर्मिनर्स की पोजीशंस क्या होती हैं। जैसे डिटर्मिनर अगर बात करें तो जो लोग पीछे की क्लासें हमारी देखे होंगे उनको हम पता होगा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं और इनका प्रयोग कैसे कैसे होता है। और जैसे डिटर्मिनर्स भी एक अपना स्थान लेते हैं और उनकी पोजीशन क्या होती है और इनका अर्थ क्या होता है, इनको हम डिटर्मिनर क्यों कहते हैं, ये हम रूल जब रिगार्डिंग जब आगे पढ़ेंगे वहाँ पर इन पर डिस्कस करेंगे।
हालांकि हम इस पर डिस्कस पिछली क्लास में अच्छी तरीके से कर चुके हैं। और आर्टिकल्स, हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनका कैसे क्या यूज होता है, ये भी हम पीछे क्लास में देख चुके हैं। आर्टिकल्स हो गया, डिटरमिनर हुआ, और एडवर्ब्स, जैसे ये तो जो पार्ट ऑफ, इसमें हम जानेंगे कि एडवर्ब्स, जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ये तो जान जाएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडवर्ब भी आता, लेकिन एडवर्ब का यू भाई, अगर हमको अगर मैथ पढ़ते हैं, मान लिया जाए हमको एक कोई फार्मूला आता है, और उस फार्मूला तो आता है लेकिन हमको क्या है कि जोड़ घटाना आता ही नहीं है, तो हम उस फार्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे? क्योंकि पहली बात तो हमको उसकी पोजीशंस के बारे में तो पता होना चाहिए। जब तक हमको पोजीशन के बारे में नहीं पता होगा, तब तक हम कैसे जानेंगे कि हमको ये तो पता हो जाएगा कि ये एडजेक्टिव हैं, लेकिन एडजेक्टिव की पोजीशन क्या है, कहाँ पर लगेंगे कहाँ पर नहीं लगेंगे, ये भी हम किस में जानेंगे? रूल्स जब पढ़ेंगे तब। जैसे इसी तरह एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव में हम ये भी देखेंगे कि डिग्री बनती हैं, डिग्री का क्या मतलब है, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती हैं, इसमें भी हम जानेंगे। और प्रीपोजिशन, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो प्रीपोजिशन तो भी हम प्रीपोजिशन को अच्छे तरीके से, अगर जैसे प्रीपोजिशन का तो भी बहुत अच्छा रोल रहता है। नाउन, प्रोनाउन रहा, कंजंक्शंस, यानी कंजंक्शन के बिना तो हम कोई सेंटेंस ही नहीं, पूरा मतलब दो सेंटेंस जोड़ ही नहीं सकते। इंटरजेक्शन हुआ, मॉडल्स, मॉडल्स में हमारी आते हैं विल, शैल, कैन, कुड, में, माइट, ये सब इनके यूज के बारे में हालांकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो लोग क्लासें देखी होंगी उनको पता होगा। अब बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस की। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट थे, और हम इनको कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे। हालांकि डिटर्मिनर, आर्टिकल्स तो हम पीछे लगभग लगभग देख चुके हैं, और जैसे मॉडल्स भी देख चुके हैं, लेकिन जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं वो हम आगे भी पढ़ेंगे। और अब आगे हम छोड़ दिए थे यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया, ये भी हो गया, हम यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्या मतलब है। तो सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब होता है दोस्तों, इसमें हम उसके थोड़ा सीक्वेंस ऑफ टेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, थोड़ा सा अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। सीक्वेंस ऑफ टेंस में हम ये सीखेंगे, जैसे अभी हमको यही नहीं पता होगा क्लॉज क्या होता है, हालांकि हम अभी थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। तो हम ये कहेंगे कि जो दो क्लॉज होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जब हमको दो टेंस जोड़ने होते हैं, तो प्रिंसिपल क्लॉज की पोजीशन क्या होगी, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज की पोजीशन क्या होगी। जब तक हमको टेंस नहीं आते होंगे, जब तक हमको कंजंक्शंस नहीं आते हैं, तब तक हम नहीं इनको हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे मान लो प्रिंसिपल क्लॉज हम यहाँ पर लिखते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज मान लिया जाए, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज किस में होगा? तो कुछ रूल्स तो बताते हैं, सबऑर्डिनेट जब प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट में होगा। लेकिन कुछ रूल्स बताते हैं कि यह नहीं, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट में होगा तो सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होगा। जिसे अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, हालांकि जो लोग नए हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे क्लॉज क्या होता है अभी हम बता रहे हैं।
हालांकि इतना वीडियो वैसे भी लंबी हो रही है, लेकिन लंबी होने से नहीं फायदा, फायदा ये है कि हमको समझ में आना चाहिए। माय फादर assured me that he would buy a bike for me. Bike for me. यानी my father assured me that he would buy a bike for me। यानी मैं, इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये हमारा क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सब प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मुख्य जो भाग, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होता है, ये स्पष्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो और ये हमारा क्या है, कंजंक्शन है। तो हालांकि कंजंक्शन जब पढ़ेंगे वहां पर बताएंगे ये कौन सा कंजंक्शन है। तो ये हम क्या देखें, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमने क्या देखा कि उसकी क्रिया क्या है, पास्ट में है, अश्योर्ड। और ये विल का वुड क्या भी है, पास्ट टेंस में है। यानी यदि यही, इसमें हमको ये भी जानने को मिलेगा कि यदि यदि प्रिंसिपल का क्लॉज की क्रिया पास्ट टेंस में होती है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की भी क्रिया पास्ट टेंस में साधारणतया होती है। लेकिन अगर हम इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, he said that the earth revolves round the sun। यानी अब इसमें भी क्या है, ही सेड, ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट क्या है, कंजंक्शन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि सेड क्या है, पास्ट टेंस में है, लेकिन रिवॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो ये हम कहाँ जानेंगे, ये हम जानेंगे सीक्वेंस ऑफ टाइम में। कि सबसे पहले जानेंगे कि टेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में है। यानी प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, ये हम टेंस किस में है, सबसे पहले तो हम ये जानना सीखें। और उसके बाद हम जाने कि क्लॉज क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज भी होता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है, एडवर्ब क्लॉज भी होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमको आगे जानने को मिलेंगे। जब तक ये नहीं आएंगे तब तक कंजंक्शन क्या होते हैं, तो हम कैसे दो सेंटेंस को जोड़ेंगे, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस हमको ये बताता है कि अगर कोई मतलब प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में जाएगा, या सबऑर्डिनेट क्लॉज किस टेंस में है तो प्रिंसिपल क्लॉज किस टेंस में होगा। तो ये हमको कहाँ जानने को मिलेगा, ये सीक्वेंस ऑफ टाइम में जानने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अश्योर्ड है तो यहाँ वुड है, यानी ये भी एक सेकंड फॉर्म है, और वुड भी क्या है, विल का वुड सेकंड फॉर्म है।
और ये इसी तरह यहाँ देखें सेड, वो पूरा सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ रिवॉल्व्स है, यानी ये भी पास्ट में है, ये भी पास्ट में है, लेकिन यहाँ पास्ट में है तो यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। ये हमको कहाँ जानने को मिलेगा? ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में जानने को मिलेगा। उम्मीद है, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। अब हम बात कर लें रिपोर्टेड स्पीच एंड वॉइस की। अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हम जानेंगे रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? इसको हम नरेशन भी बोलते हैं, जिसमें डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन बोलते हैं। तो यानी डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो आप हमसे डायरेक्टली पढ़ रहे हैं डायरेक्ट नरेशन है। आप अगर आप यही पढ़ें और दूसरे को पढ़ाएं जाके, तो ये हो जाएगा जैसे हमारी बात दूसरे के माध्यम से तीसरे को बताई जाए, तो यह क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है। यानी जो चीज़ डायरेक्ट कही जाए वो डायरेक्ट है, जो सीधे सीधे कही जाए वो डायरेक्ट है, और जो एक व्यक्ति सुन करके दूसरे व्यक्ति को बता रहा है, ये क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन है। हालांकि इसमें हम काफ़ी डिस्कस आगे करेंगे। और अब अगर बात हम करें पेसिव वॉइस की, सॉरी वॉइस की, तो वॉइस हमेशा क्या होती है? दो तरीके से होती हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? पेसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में दोस्तों ये क्या होता है? जो कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो खुद कार्य करता है। यानी ये सब्जेक्ट कार्य करता है। कौन? किसमें? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कार्य करता है, और पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर कार्य होता है। यानी इस पर कार्य क्या होता है? इस पर कार्य होता है। यानी एक कार्य करता है किसमें? एक्टिव वॉइस में। एक कार्य मतलब एक सब्जेक्ट जो है ये कार्य करता है। ये कौन सी क्रिया होती है? एक्टिव वॉइस होती है। और जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर कार्य होता है ये क्या है? पेसिव है। यानी जो सब्जेक्ट कार्य करेगा वो एक्टिव है, और जिस सब्जेक्ट पर कार्य होगा वो पेसिव है। तो हम समझ गए होंगे कि एक्टिव वॉइस होता है क्या और पेसिव वॉइस क्या होता है। हालांकि जब हम वॉइस पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अब पढ़ेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, इसका क्या मतलब है? तो हम इसमें जानेंगे कि जैसे किसी भी टेंस हुआ, जैसे टेंस मान लिया, और इस टेंस में जैसे एक टेंस लिखे सी इज गोइंग टू दिल्ली। ये हमारा क्या है? एक टेंस है, यानी वह दिल्ली जा रही है। तो सी क्या है हमारा? सब्जेक्ट। और इज गोइंग टू दिल्ली
ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। दोस्तों, जिनको प्रेडिकेट नहीं पता है, हम पिछली क्लासों में प्रेडिकेट पर अच्छे से क्लास की है। जो लोग नहीं जानते उनका मोटा मोटा बता दें। प्रेडिकेट में वर्ब भी आता है। तीन प्रकार के प्रेडिकेट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये तीन चीज़ें आती हैं जिसमें वर्ब, तो जिसमें क्या होते हैं कि इसमें जैसे हम वर्ब में पढ़ेंगे, इसमें वर्ब कौन सी आती हैं, ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, इसमें हम जानेंगे कि वर्ब का कार्य क्या होता है। जैसे वर्ब का कर वर्ब सब्जेक्ट को बताता है कि सब्जेक्ट करता क्या है। जैसे वर्ब बहुत सारी होती हैं, नॉन वर्ब ना फाइनाइट भी वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट भी होती है, अभी जो हम पीछे बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसके पीछे हम पीछे क्लास जो लोग देखे होंगे उनको पता होगा। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार से होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जो सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करता है उसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, जिसको जो ऑब्जेक्ट को अर्थ को पूरा करता हो उसे हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हालांकि ये हम जानेंगे, और इसमें जानेंगे हम, इसके आगे क्या जानेंगे कि क्लॉज क्या होता है। क्लॉज क्या होता है कि क्लॉज में हम जानेंगे, अगर आप लोग इतना नोट डाउन करना चाहें तो कर लें। जैसे क्लॉज में अगर हम जानना हो तो क्लॉज में जानेंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज, सॉरी प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। अभी जो हम बात पीछे किए हैं, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। और सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम जैसे प्रिंसिपल क्लॉज जानेंगे, फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज जानेंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में तीन तरह से सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, और एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। ये क्या होते हैं, और फिर हम जब क्लॉज जानेंगे तब तब इसके आगे हम फिर क्या स्टार्ट करेंगे, सिंथेसिस शुरू करेंगे। और सिंथेसिस में हम क्या जानेंगे, सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, मिक्स्ड सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में दो, जैसे अब हमको पता है कि आपको डिफ़िकल्टीज आ रही होंगी। जैसे सिंपल सेंटेंस हुए, ही मतलब दो एक स्वतंत्र टेंस होंगे, जैसे जिनका एक सब्जेक्ट, इनका वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, जिनको हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो अलग अलग सेंटेंस होंगे, उनको अगर हमको जोड़ना होता है सिंपल में तो हम पार्टिसिपल का प्रयोग करके उन सेंटेंसों को जोड़ते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में हालांकि होते दो प्रिंसिपल क्लॉज ही हैं, इनके प्रिंसिपल क्लॉज ही हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा हम कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ते हैं दो सेंटेंसों को। और कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में हम जानेंगे कि इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है। और प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो जोड़ना होता है, तो उसमें हम जैसे नाउन क्लॉज, प्रोनाउन, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज नहीं आते होंगे तो हम उनको नहीं बना सकते। हमको जैसे कंपाउंड को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ता है, इसी तरह जब हम कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जिसको जोड़ना होता है। जब हम, हालांकि ये सिंपल मतलब जो सिंपल होता है कंपाउंड, जो उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। कॉम्प्लेक्स तो काफ़ी थोड़ा कॉम्प्लेक्स का मतलब ही होता है जटिल। और फिर जब मिक्स्ड होंगे तो मिक्स्ड में सिंपल, कंपाउंड का और कॉम्प्लेक्स तीनों देखने को हमको मिलेंगे।
तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा मोटा मोटा हमने ट्रांसलेशन से शुरू किया और सिंथेसिस पे जाके ख़त्म किए हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारी वीडियो यहाँ तक ही बहुत लंबी हो चुकी है, और अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा अगर बताने लगेंगे तब बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, इसलिए थोड़ा समय का भी अभाव है। तो इसलिए हम यहाँ तक आपको बता दिए, जब आपको सिंथेसिस पढ़ाएंगे वहाँ पर इस पर हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा पर्पज़ आपको अंदर डाउट कराना नहीं, सिर्फ डाउट कराना नहीं था। मेरा पर्पज़ ये था कि इन अगर हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, टेंस शुरू करते हैं, तो हम एक ही चीज़ को जान लेने से हमको पूरी ग्रामर नहीं आएगी। जब तक इनके बीच में इंटरलिंक को हम नहीं समझ सकते, तब तक ये हम ग्रामर को नहीं समझ सकते। दोस्तों, डाउट कुछ होना ज़रूरी भी है, क्योंकि हमको अपनी यूनिवर्सिटी यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं डॉक्टर श्री ऋषिकांत पांडे सर, उनका एक कोटेशन है, हमेशा वो कहा करते थे कि ये मान लेना कि हमको सब कुछ आता है तो हमारे अंदर उस दिन क्रियोसिटी ख़त्म हो जाती है, यानी जिज्ञासा ख़त्म हो जाती है कुछ जानने की। अगर हम ये मानते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता, तो ये क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा हमारे अंदर होती है कुछ जानने के लिए। इसीलिए अगर कुछ डाउट हैं तो उनको हम पॉजिटिव रिस्पांस के तरीके से हम आगे रिस्पांस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा भी उद्देश्य यही था कि आपको हम एक सिलेबस का मतलब इंटरलिंक बता दें, जिससे आप कुछ आगे टॉपिक जब पढ़ेंगे तो आपको ये डाउट ये ना रहे कि टॉपिक वाइज पढ़ते चले गए और हमको इंटरलिंक करना आया ही कभी नहीं। हालांकि आज की डेट में आपको बहुत सारे लोग दुकान खोल के बैठे हैं, मतलब इतना सब पढ़ा तो देंगे, लेकिन इसके बीच में इंटरलिंक नहीं दिखाते, बताते हैं कि कैसे क्या होता है। दोस्तों, हम भी एक प्रयास किए हैं और उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि ये बहुत ज़्यादा समझ में अगर नहीं आया है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये हम समझ लो एक तरह से अपने सब्जेक्ट, क्योंकि इंग्लिश भी एक कहते हैं विदेशी लैंग्वेज है और जिसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज तो आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ऑफकोर्स इंग्लिश आएगी। दोस्तों, क्वेश्चन ये होता है कि हम इंग्लिश पढ़ते क्यों हैं। दोस्तों, इंग्लिश हम क्योंकि हम जैसा कि जानते हैं कि अगर जितने नॉलेज के रिसोर्स हैं वो क्या है, ज़्यादातर इंग्लिश में ही अच्छे मिलते हैं। नंबर एक ये बात है, अगर आपको इंग्लिश नॉलेज इकट्ठा करना है, नॉलेज लेना है या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कलेक्ट करनी है, तो हमको अगर बुक्स भी लें तो अच्छी बुक्स हमको इंग्लिश में मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदी में नहीं है, लेकिन यह हिंदी इंग्लिश भाषा जो है ये हिंदी भाषा से ज़्यादा अच्छी है, ऐसा हमारा कहना नहीं है। क्योंकि दोस्तों, जिनको हिंदी आती है, बहुत अच्छी आती है, वो राइटर हों चाहे कवि हों जो भी हैं, लेकिन उनको साथ साथ इंग्लिश भी आती है, इसलिए उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन आप अगर हिंदी को केवल लेके बैठेंगे तो आपका हो सकता है, जैसे हिंदी में आजकल देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है, आप इंग्लिश का उठा लीजिए और हिंदी का उठा लीजिए और दोनों में आप कंपेयर कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रूमर्स किस में हैं। तो इसलिए अगर अच्छी इन्फॉर्मेशन हमको अगर देखने लगो यूट्यूब चैनल तो या कुछ भी देखने लगो, तो अगर वास्तव में अच्छा नॉलेज अगर लेना हो तो अच्छा नॉलेज निकालने में क्या सही है क्या गलत है यही फ़र्क करने में दिन गुजर जाएगा अगर सोशल मीडिया देखना शुरू कर दो तो इसलिए अच्छे कंटेंट, अच्छे नॉलेज के लिए हमको अगर इंग्लिश आती है तो अच्छा कंटेंट और अच्छा नॉलेज हम कहीं से भी इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी की बजाय इंग्लिश में रूमर्स कम हमको अपने यहाँ देखने को
मिलते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, टेंस की स्टार्टिंग करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।